गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। रेस्पिरेशन का एक और वैकल्पिक पाथ जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स के सब्स्टिट्यूट की तरह से ग्रीन प्लांट्स में देखा जाता है, उसको हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अधिकतर जीवों में एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के द्वारा होता है। 1950 तक वैज्ञानिकों का ये विश्वास था कि पौधों में केवल इन्हीं दो प्रक्रियाओं से कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीकृत होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन की प्रक्रिया में। लेकिन 1950 के बाद दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, एम गिब्स और वीबर्स। उन्होंने ये बताया कि कुछ जीवों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक वैकल्पिक पथ, एक ऑल्टरनेट पाथवे के द्वारा होता है और उन्होंने उसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट या HMP पाथवे नाम दिया। और इस प्रक्रिया में 4 से लेकर 7 कार्बन के परमाणु वाली कई सारी शुगर्स बनती हैं। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे के कई नाम हैं, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे PPP या डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे। तो इस तरीके से इसको हम 3 नामों से जान सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती थी, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी, लेकिन HMP पाथवे साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर ये अभिक्रिया होती है। अब HMP पाथवे जो है उसके अंदर कैसे पता लगाया कि HMP पाथवे होता है, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम जो पुरानी हमारी नोन साइकिल्स थी, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल की अभिक्रियाओं को किसी भी इनहिबिटर से इनहिबिट कर दिया जाए। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्रेब्स साइकिल को मेलोनिक एसिड से इनहिबिट कर दिया और फिर रेडियो एक्टिव कार्बन डाल दिया। तो रेडियो एक्टिव का कार्बन जहाँ जहाँ अपनी अपीयरेंस दिखाता हुआ चला गया, वो एक नया पाथ बनता हुआ चला गया। और क्रेब्स साइकिल्स को तो इनहिबिट पहले ही कर दिया गया था। जब वो साइकिल बनी तो उसमें ये पता चला कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इस तरीके से एक नए पाथ का उद्भव हुआ या उसका पता लगा। अब अगर हम HMP पाथवे को देखें तो वो ग्लूकोज से शुरू होती है। ग्लूकोज सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वॉट एवर ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन सेल, वो ग्लूकोज ATP की सहायता से हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, इफ़ इट इज़ ग्लूकोज। अदरवाइज HMP पाथवे में भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट निकल के आता है, लेकिन जो फूड की सिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप जितना भी ग्लूकोज होता है, बनता है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के लिए ATP और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की सहायता से वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में NADP क्या है? इलेक्ट्रॉनग्राही है और इस इलेक्ट्रॉनग्राही को
NADPH में परिवर्तित करके हाइड्रोजन आयन भी रिलीज करता है और 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बना लेता है। अब 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में NADP को NADPH में परिवर्तित करता है और क्या बना लेता है, रिबुलोज 5-फॉस्फेट बनाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब इसका जब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, रिबुलोज 5-फॉस्फेट बना। रिबुलोज 5-फॉस्फेट का कुछ मॉलिक्यूल्स तो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में उन्होंने इसका आइसोमर बना लिया, रिबोज 5-फॉस्फेट बना लिया, और कुछ मॉलिक्यूल्स एपिमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट बनाते हैं। तो दो चीज़ें बन गई, रिबोज 5-फॉस्फेट और ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट। अब रिबोज 5-फॉस्फेट और ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट आपस में मिलकर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिबोज 5-फॉस्फेट और ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट ने क्या बना लिया, 5 कार्बन का ये है, 5 कार्बन का ये है, 5-फॉस्फेट है, 5 कार्बन का रिबोज 5-फॉस्फेट है। ये दोनों आपस में मिल करके इन्होंने सीडोहेप्टिलोज 7-फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, 5 + 5 = 10 कार्बन, 7 + 3 = 10 कार्बन। तो इस तरीके से ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इन्होंने सीडोहेप्टिलोज 7-फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाया। अब सीडोहेप्टिलोज 7-फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इन दोनों ने मिलकर के एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाया। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट वापस काम में आएगा। ये एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट जो बना, इसने ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट के साथ क्रिया करके एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट प्लस ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट in the presence of transketolase enzyme formed glyceraldehyde 3-phosphate and fructose 6-phosphate। 4 कार्बन एरिथ्रोज के, 5 कार्बन ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट के, 9 कार्बन हो गए, जिन्होंने मिलकर के 3 कार्बन का ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाया और 6 कार्बन का फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना लिया। तो जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट 2 जगह से आया, जो कि आगे वापस से इस साइकिल में काम में आएगा और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इस प्रक्रिया में फिर से काम में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये HMP पाथवे बना। ये दोनों फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इधर से आए, इन्होंने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में इन्होंने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाया और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फिर से 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में परिवर्तित हो गया। अब इस पूरी प्रक्रिया में 6 मॉलिक्यूल्स चलते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स चले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के और उनसे ऊर्जा का निर्माण हुआ, NADP NADPH में परिवर्तित हुआ, एक जगह ATP यूज़ हुई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस पूरी प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक कार्बन के जो परमाणु के डीकार्बोक्सिलेशन होने पर 2 NADPH बनता है। तो 6 ग्लूकोज के अणुओं के लिए कितना बनेगा, 12 NADPH बनेगा। और
हर एक NADPH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडाइज जब होता है तो ATP के 3 अणु बनाता है। तो इस तरीके से 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 36 ATP बने। एक ATP यूज़ हो गया ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 36 माइनस 1 ATP इज इक्वल टू 35 ATP। तो जो HMP पाथवे है उसके अंदर कितने ATP बनते हैं? 35 ATP। और जो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल है उसमें 38 ATP बनते हैं। तो 3 ATP कम बनते हैं HMP पाथवे में ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल्स से। तो यहाँ पर नेट गेन हो जाता है 35 ATP का। अब सवाल ये उठता है कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे को क्या चीज़ कंट्रोल करती है? तो 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या ग्लाइकोलिसिस HMP पाथवे, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल वाली साइकिल और HMP पाथवे दोनों साथ साथ चलते हैं? और दूसरा ये है कि एक बार में शुगर्स के ऑक्सीडेशन के लिए एक ही पाथवे काम में आता है, या तो HMP पाथवे काम में आ जाए या फिर ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल आ जाए, या फिर दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये 2 क्वेरीज साइंटिस्ट के दिमाग में आई। अब इनको पता लगाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी कोई भी पाथवे हो वो किन फैक्टर्स से गवर्न होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि कौन सा वाला पाथवे रन करेगा। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो होता है एंजाइम्स। दोनों पथों की जो अभिक्रियाएं हैं उनको उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स अलग अलग होते हैं। ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल के अलग होंगे, HMP पाथवे के अलग एंजाइम्स हैं। तो जिस पाथवे के एंजाइम्स ज़्यादा होंगे वो पाथवे आकर करेगा, जिसके एंजाइम्स कम होंगे वो पाथवे नहीं होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट, इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP है या NAD है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट में इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह से काम करता है, इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट का काम करता है। कौन सा? NADP। वेरेज ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में इलेक्ट्रॉन ग्राही का काम करता है NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल में। अब यदि कोशिका में NADP की मात्रा NAD की अपेक्षा अधिक है तो HMP पाथवे होगा, HMS हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट होगा। और अगर NAD ज़्यादा है तो शुगर का ऑक्सीडेशन किसके द्वारा होगा? क्रैब साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस के द्वारा होगा। अब सेल के अंदर NAD और NADP की मात्रा कई सारे फैक्टर्स पर निर्धारित होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी सेल को ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा NADH का उपयोग तेज़ी से होता है। ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम NADH का ज़्यादा उपयोग करेगा। तो जब NADH ज़्यादा यूज़ में आएगा तो NAD की कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगी। जब NAD ज़्यादा होगा तो क्या चीज़ कौन सी वाली प्रक्रिया होगी? ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल। ये कब होगा? जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा है।
और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो NADPH का ऑक्सीडेशन NADH की कम दक्षता पर करता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये माना कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के जो ATP के उत्पाद की क्षमता में थोड़ा सा आशंका होती है, और ये बताया कि अगर प्लांट के अंदर क्रेब्स साइकिल नहीं होगी तो कई सारे ऐसे कार्बनिक अम्ल नहीं बनेंगे जो कि एमिनो एसिड्स के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, कार्बनिक एसिड्स हैं, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। वो एमिनो एसिड्स प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। इसीलिए पौधे के लिए जो फ़ायदेमंद पाथवे है वो है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर दोनों पाथवे होते हैं, साथ साथ चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के साथ साथ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी चलता है। बहुत सारे भूमिगत जो अंग होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का 1/4 से हाफ भाग हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट से आता है, क्योंकि इसमें डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है। जबकि जो नए सीडलिंग्स होते हैं या कुछ फल होते हैं उनके अंदर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट अपेक्षाकृत कम सक्रिय होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है तो कितने ज़्यादा निकलती है, जो सेल्स ज़्यादा रैपिडली डिवाइड कर रही होती हैं, जिनको रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है। रेस्पिरेशन ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनको ज़्यादा ATP की ज़रूरत पड़ती है अपने सेल डिवीजन के करने के लिए, सेल के कंपोनेंट्स बनाने के लिए। तो जो सीडलिंग्स हैं और फ्रूट्स हैं उनके अंदर अपेक्षाकृत कम एक्टिव होता है, जबकि भूमिगत भाग जो होते हैं पत्तियों में और स्टेम्स के अंदर HMS होता है, और उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 1/4 से हाफ पार्ट तक HMS से निकलती है। सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स जो कि हमको याद रखने हैं। उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ HMP। पौधों के अंदर HMS पथ के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट कारण हैं, वो क्या हैं? पहला ये है HMS पाथवे, ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर होता है, और दूसरा इसमें अपचयित NADPH प्राप्त होता है, जो कि बहुत सारे प्लांट्स के जो पदार्थ हैं उनके संश्लेषण में, बेसिकली अमीनो एसिड्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, जो कि पौधे के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि रिबोज 5 फॉस्फेट जो बनता है वो रिबोज 5 फॉस्फेट DNA और RNA की सिंथेसिस में काम में आता है। और चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो होता है वो लिग्निन और कई एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके संश्लेषण में काम में आता है, जो कि एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट भी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे से बनता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, जो कि एक ऑल्टरनेट पाथवे है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का। थैंक यू।